हूं अर्पिता आर्या। भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे वैवाहिक जीवन का संबंध किन ग्रहों से है, कैसे वैवाहिक जीवन को सुखद बनाएं, किन ग्रहों की वजह से मैरिड लाइफ में परेशानियां आती है, वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करने के उपाय क्या है, किन राशि वालों की मैरिड लाइफ कैसी होती है, इन सब पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज आपके मन में जो भी प्रश्न विवाह को लेकर उठ रहे होंगे या उसमें आ रही बाधाओं या दिक्कतों को लेकर उठ रहे होंगे, उनके निदान की कोशिश हम इस शो में करने वाले हैं। और पहले सवाल के साथ शुरुआत करेंगे पंडित जी कि विवाह की सफलता के पीछे किन ग्रहों की भूमिका होती है? अर्पिता, ज्योतिष ये मानता है कि जीवन के हर पक्ष पर ग्रहों का प्रभाव होता है। अगर हम विवाह की बात करें कि आपका विवाह होता कैसे है और वैवाहिक जीवन सफल कैसे होता है, तो विवाह होने के पीछे मुख्य रूप से दो आचार्य जिम्मेदार होते हैं, आचार्य शुक्र और आचार्य बृहस्पति। शुक्र, जिसको इंग्लिश में वेनस कहते हैं, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह होता है विवाह के लिए भी और विवाह की सफलता के लिए भी। विवाह की सफलता के लिए शुक्र और चंद्रमा दोनों जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि शुक्र होता है भावनाओं का स्वामी और चंद्रमा होता है मन का मालिक। विवाह के पीछे जो मुख्य चीज होती है वो होती है आपकी भावनाएं और आपका मन। लड़के और लड़की की जो राशियां हैं, वर और वधू की जो राशियां हैं, ये मुख्य रूप से विवाह को सफल बनाती हैं। तो इसलिए ये देखा गया है कि जब कुंडली हम मिलाते हैं तो दोनों की राशियां मिलाते हैं कि दोनों में ग्रह मैत्री कितनी है, क्योंकि राशियों के हिसाब से ये पता चलता है कि उनका मन कैसा है और जैसा मन होगा उसी हिसाब से उनके जीवन में उनका तालमेल भी रहेगा। इसीलिए हम ये देखते हैं कि लड़के और लड़की के बीच में राशियों की जो कंपैटिबिलिटी है, राशियों का जो मामला है, वो कुल मिला के कैसा है। बिल्कुल। और क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं राशियों को मेल कराया जाता है, उसके बाद देखा जाता है कि वर और वधू एक साथ रह पाएंगे, जीवन बिता पाएंगे या नहीं। लेकिन कई बार पंडित जी ऐसा होता है कि वर वधू साथ में होते हैं, उनके राशियां भी मैच कर रही हैं, कुंडली जिसको पॉइंट्स कहते हैं 34 वो मिल रहे हैं लक्षण, वो सब होने के बावजूद लड़ाइयां होती हैं, रिश्ता सही नहीं चलता, उसके पीछे की क्या वजह है? देखिए अर्पिता, होता ये है कि जब आप केवल गुण से कुंडली मिलाते हैं कि 36 गुण हैं, 18 मिल रहे हैं तो शादी कर दो, ये एक बहुत पुरानी प्रैक्टिस है जो आज नहीं मानी जाती है। यानी आज केवल गुण मिलाने को विवाह का मिलाना नहीं मानते हैं। अब अगर आपको कुंडली मिलानी है तो केवल गुण के आधार पर कुंडली नहीं मिलाएंगे, आपको लड़के और लड़की के ग्रहों को भी देखना होगा और साथ में एक कुंडली होती है जिसे नवमांश कहते हैं, उसके हिसाब से आप विवाह को पूरी तरह से जान सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में नवमांश मिला करके हम ये जानते हैं कि दोनों का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। केवल गुण मिला करके आप विवाह के मिलाने को सही नहीं समझ सकते, ये बात आप जरूर जान लीजिए। अगर बात नाराजगी की हो पंडित जी, कई बार नाराजगियां बहुत लंबे वक्त तक चलती है या खटपट या नाराजगी बहुत जल्दी हो जाती है, और अगर ऐसा है रिश्ते में तो क्या उपाय करने चाहिए? अर्पिता, नाराजगी से ही बात शुरू होती है और कभी कभी वहां से बात बढ़ते बढ़ते शादी टूटने की नौबत आ जाती है। इसलिए जब बात नाराजगी की हो तो उसी लेवल पे उसको सुलझा लेना चाहिए। नाराजगी कभी कभी हो पति पत्नी के बीच में, उसमें कोई बुराई नहीं है, कभी कभी नाराजगी हो सकती है। लेकिन अगर रेगुलरली नाराजगी रहती है, पति पत्नी में रोज नाराजगी रहती है, तो मामला गंभीर है। और अगर रोज नाराजगी होगी तो इससे वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होगा, इसकी वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आएंगी। रोज रोज नाराजगी तब पैदा होती है जब ग्रह मैत्री की कमी होती है और तत्वों की समस्या होती है। लड़के और लड़की के बीच में अगर ग्रहों की मित्रता नहीं है तो छोटी छोटी बात पर एक दूसरे से नाराज होंगे, छोटी छोटी बातों पर विवाद होंगे
और अगर तत्वों की समस्या हो, मान लिया लड़की की राशि है अग्नि तत्व की, लड़के की राशि है जल तत्व की, तो दोनों में अग्नि और जल में मेलापक नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में भी तालमेल में दिक्कतें पैदा होती हैं। अब ऐसा हो सकता है कि पति पत्नी के बीच में पत्नी बार बार नाराज हो जाती है। अगर पत्नी बार बार नाराज हो जाती है तो पति नियमित रूप से सूर्य को जल दें और सूर्य को जल देने के बाद ही सुबह अन्न ग्रहण करें, ऐसा एक नियम पतिदेव बना लें, नाराजगी का पाठ कम हो जाएगा। और अगर पति बार बार नाराज हो तो पत्नी सोमवार को भगवान शिव की आराधना करें, सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें और सफेद वस्तुओं का, जैसे चावल है, चीनी है, दूध है, इसका अगर दान करें हर मंडे तो पति पत्नी के आपसी संबंध बेहतर होंगे, नाराजगी वहीं पर समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल। तो अगर छोटी मोटी नाराजगी आपके बीच होती है तो इन उपायों के साथ आप दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़ी नाराजगी कई बार झगड़े में बदल जाती है और वो झगड़ा चलता रहता है, उसके लिए पंडित जी क्या उपाय करें? अर्पिता, बहुत बार ऐसा होता है कि नाराजगी लंबी खिंच जाती है, जैसा आपने कहा, और बात पहुंच जाती है झगड़े तक, यानी विवाद इतना ज्यादा हो जाता है कि फिर साथ में रहना बड़ा कठिन हो जाता है। यानी शुरुआत तो छोटी सी नाराजगी से हुई, लेकिन बात पहुंच गई झगड़े तक, इसको सुलझाया कैसे जाए? देखिए, जब पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो, चीख पुकार हो, बेवजह के हल्ले हंगामे हो, तो समझिए कि इसके पीछे मंगल और सूर्य होंगे। ये दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं। पति या पत्नी किसी की कुंडली में अगर मंगल या सूर्य ज्यादा डोमिनेट कर जाएं, ज्यादा मजबूत हो जाएं, तो दोनों के बीच में बेवजह के झगड़े होते हैं। अगर बात केवल वाद विवाद की हो, केवल बहस होती हो पति पत्नी के बीच में, तो हर शनिवार को पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पति पत्नी में जिसको भी कष्ट हो, जो तकलीफ में हो, वो पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करेगा और सरसों के तेल का दीपक हर शनिवार को जलाएगा। अगर बात केवल वाणी तक है, अगर बात केवल वाद विवाद तक है, तो इतना करने से आराम मिलेगा। लेकिन अगर बात मार पीट तक पहुंच गई, शारीरिक बल तक पहुंच गई, वायलेंस आ गया, एक दूसरे के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, एक दूसरे को धकेल रहे हैं, बात फिजिकल असॉल्ट की हो गई है, तो किसी भी 3 शनिवार को अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर काले तिल या काली उड़द की दाल का दान करिए। अगर पति वायलेंस करता हो, पति मारने पीटने की कोशिश करता हो, तो ये उपाय पत्नी करेंगी। और अगर पत्नी धक्का देती हो या बेवजह फिजिकल अटैक करती हो, तो ये उपाय पति करेंगे। ये दान 3 शनिवार को लगातार किया जाएगा। पति पत्नी के बीच में जो झगड़े वायलेंस तक पहुंच गए हैं, वो झगड़े निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगे। तो अगर नाराजगी है तो क्या करना है? नाराजगी से ऊपर अगर झगड़े तक की नौबत आ गई हो तो आपको कौन से उपाय करने हैं, पंडित जी ने आपको बताया। लेकिन पंडित जी, अगर बात तलाक तक आ गई हो तो क्या किसी उपाय से समस्या का हल हो सकता है? अर्पिता, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे से अलग अलग तो रहते हैं, लेकिन तलाक नहीं होता है। और बहुत बार क्या होता है कि शादी हुई और तुरंत तलाक हो गया। यानी तलाक का भी संबंध आपके ग्रहों के आपसी एडजस्टमेंट पर निर्भर करता है। अगर बात तलाक तक आ गई हो तो तलाक के लिए किसी एक ग्रह को जिम्मेदार नहीं कह सकते आप। अलग अलग कारणों से तलाक होता है, बहुत सारे कारण हैं उसके तलाक के हो सकते हैं। फिर भी सूर्य, शनि, मंगल और राहु ये तलाक में बड़ी भूमिका निभाते हैं। और अगर मैं अपने अनुभव की बात करूं तो सूर्य और राहु की भूमिका तलाक के मामले में सबसे ज्यादा होती है। अब अगर आपके पति ने आपके ऊपर तलाक का मुकदमा कर दिया है तो, या आपकी पत्नी ने आपके ऊपर तलाक का मुकदमा कर दिया है तो क्या उपाय किए जाएंगे? सोमवार का उपवास रखिए
भगवान शिव को रोज सवेरे 27 बेलपत्र और जल चढ़ाइए। अगर तलाक की बात रोज हो रही है तो ये उपाय करने से राहत मिलेगी। और अगर मान लिया तलाक दायर हो गया, मामला कचहरी तक पहुंच गया, कोर्ट तक पहुंच गया, तो 5 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाकर के अपनी उम्र के बराबर लड्डू चढ़ाइए, ताकि कंप्रोमाइज हो जाए, सुलह समझौता हो जाए और विवाह बच जाए। और विवाह को बचाने के लिए तलाक के किसी भी मामले में अगर आप विवाह को बचाना चाहते हैं या बचाना चाहती हैं तो रोज सवेरे 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ऐसा करने से तलाक होने की जो संभावनाएं हैं, तलाक होने की जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों से आप बच जाएंगे। बिल्कुल। तो क्या आपको उपाय करने हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका ये झगड़ा और बढ़कर तलाक की चौखट तक पहुंचा है, वो तलाक ना हो, तो इन उपायों को आप कर सकते हैं। लेकिन कई बार समस्या की जड़ में कुछ और भी होता है। कई बार तीसरा शख्स 2 लोगों के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से भी संबंध खराब होते हैं। उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? अर्पिता, तीसरा शख्स कोई जरूरी नहीं है कि प्रेमी ही हो या प्रेमिका ही हो। कई बार परिवार के लोग भी ऐसी भूमिका निभा देते हैं जिससे पति पत्नी के बीच में दरार पड़ जाती है। यानी थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपके परिवार का भी हो सकता है, आपका कोई लव अफेयर भी हो सकता है। लेकिन अगर पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा आ गया है, विवाह टूटने की संभावना बन जाती है। और आम तौर पर आपके वैवाहिक जीवन में कोई तीसरा तभी एंट्री करेगा जब आपके जीवन में राहु का प्रभाव होगा। राहु की दशा चल रही हो, अंतरदशा हो, तो सावधान हो जाना चाहिए। इस समय में जीवन में किसी तीसरे के प्रवेश करने की संभावना बन जाती है। और अगर शुक्र आ गया तो 2 शादियों की, 2 विवाह की या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस जैसे योग भी बन जाते हैं। मामला बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। अगर पति के जीवन में कोई तीसरा व्यक्ति हो तो पत्नी नियमित रूप से बृहस्पतिवार का उपवास रखें और शनिवार को पक्षियों को कैद से मुक्त करें, पिंजड़े से पक्षियों को छुड़ा दें। 3-4 शनिवार ऐसा करें। अगर पत्नी के जीवन में कोई तीसरा व्यक्ति हो तो पति हर शुक्रवार का उपवास रखें और शनिवार को किसी निर्धन को उड़द के वड़े खिलाएं। यानी उड़द की दाल भी दे सकते हैं अगर आप चाहें। लेकिन अगर आप ऐसा करें तो एक दूसरे के जीवन में जो तीसरे का प्रवेश है वो बंद हो जाएगा। तीसरे का मतलब केवल ये नहीं है कि लव अफेयर का ही तीसरा हिस्सा होगा। कभी कभी आपके अपने परिवार के लोग भी उसमें भूमिका निभा देते हैं, जिससे सेपरेशन की नौबत आ जाती है। तो अगर परिवार के लोग भी ऐसा कर रहे हैं तो यही उपाय करना बिल्कुल कारगर होगा, बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल। तो इस तरीके के उपाय अगर आप करते हैं तो जो जीवन में, वैवाहिक जीवन में आपके कुछ अवरोध हैं वो दूर होंगे। अलग अलग राशियों के लोगों का वैवाहिक जीवन सामान्यतः कैसा होता है, अब ये समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। बिल्कुल। अलग अलग राशियों के वैवाहिक जीवन को अगर हम ज्योतिष के नजरिए से समझें तो सामान्यतः कैसा होता है? मेष राशि वालों का वैवाहिक जीवन आम तौर पर अच्छा होता है। इनके विवाह का स्वामी स्वयं शुक्र है, तो वैवाहिक जीवन इनका बढ़िया होता है। और इनका जीवन साथी ईमानदार भी होता है सामान्यतः, और समझदार भी होता है। इनके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें इसलिए आती हैं क्योंकि ये बड़े चंचल होते हैं अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के, और अपने रिश्तों को लेकर के ज्यादातर गंभीर नहीं होते। जो जिम्मेदारी है, जो दायित्व है, उसको सही समय पर नहीं निभाते हैं। इस वजह से वैवाहिक जीवन में इनके समस्याएं अवश्य आ सकती हैं। लेकिन नॉर्मली अगर हम देखें, सामान्य रूप से हम देखें, तो मेष राशि वालों का वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। बिल्कुल। तो अब आगे बढ़ते हैं, वृष राशि की बात करते हैं पंडित जी। बिल्कुल। अगर हम वृषभ राशि की बात करें तो इनका वैवाहिक जीवन एवरेज होता है, औसत। विवाह का स्वामी मंगल
और जैसे मंगल कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है, तो वृषभ राशि वालों का वैवाहिक जीवन भी कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है। वैवाहिक जीवन इनका एवरेज होता है। इनका जीवन साथी इनसे प्रेम तो करता है, लेकिन वैचारिक तौर पर अलग होता है। वृषभ वालों की जो पत्नियां हैं या वृषभ वालों के जो पति हैं, अक्सर वो प्रेम करेंगे, अटैचमेंट होगा, लेकिन वो ज्यादा बुद्धिमान होंगे या कम बुद्धिमान होंगे। तो मेंटल लेवल इनका अपने पति पत्नी के साथ नहीं मिलता है। इनके वैवाहिक जीवन में समस्या आती है इनकी सेंसिटिविटी की वजह से। ये बड़े ज्यादा संवेदनशील होते हैं, छोटी छोटी बातें इनको पिंच करती हैं, परेशान करती हैं, और इनके ईगो पे बहुत जल्दी ठेस लगती है। इनको छोटी सी बात बहुत ज्यादा बुरी लग जाती है, लंबे समय तक खींचते हैं उस बात को। इस चक्कर में दिक्कत होती है। थोड़ा सा इस पक्ष पे ध्यान दीजिए, छोटी बातों को बड़ा मत बनाइए। वैवाहिक जीवन आपका एवरेज है, अगर सेंसिटिविटी थोड़ी कम करें तो और भी ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, तो ये दो राशियां जिनके बारे में हमने आपको बताया कि क्या उपाय आपको करने और क्या करना है जिससे आपका वैवाहिक जीवन और अच्छा बीते। अब आगे बढ़ते हैं, मिथुन राशि की बात करते हैं पंडित जी। मिथुन राशि वाले अगर वैवाहिक जीवन को अपने देखें तो इनका वैवाहिक जीवन साधारण होता है, एवरेज से भी थोड़ा नीचे होता है। उतार चढ़ाव बहुत होते हैं। कभी जीवन साथी के साथ संबंध बहुत अच्छे होते हैं और कभी जीवन साथी के साथ संबंध बहुत खराब होते हैं। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ खींचते खांचते वैवाहिक जीवन चलता है। हम इसे एवरेज से थोड़ा नीचे ही कहेंगे। इनका जो जीवन साथी होता है, मिथुन वालों की जो पत्नी है या जो पति हैं, वो अक्सर बड़े अहंकारी होते हैं, इगोइस्टिक होते हैं। मिथुन वाले भी कम इगोइस्टिक नहीं होते हैं, लेकिन इनको जीवन साथी भी कभी कभी इगोइस्टिक मिलता है, और उस अहंकार की वजह से, उस ईगो की वजह से इनके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम पैदा होती है। बिल्कुल, और देखिए अब बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शक होंगे जिनके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, और अब वक्त हो गया है सवालों का। पंडित जी किसका सवाल ले रहे हैं? जी, आज का पहला प्रश्न हमें विनीता जी ने लिखा है, अहमदाबाद से लिखती हैं। विनीता जी की जन्म तारीख है 20 नवंबर सन 1990। जन्म का समय है रात के लगभग 9 बजे और जन्म स्थान है अहमदाबाद। विनीता जी पूछ रही हैं कि मेरा विवाह होने की संभावना क्या है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। विनीता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह होने का योग साल 2024 में बनता है, फरवरी के बाद। फरवरी 2024 से अगस्त 2024 के बीच में एक अच्छा समय आ रहा है, जिस समय में आपका विवाह निश्चित रूप से होगा और आपका वैवाहिक जीवन कुल मिला जुला के अच्छा रहेगा। इस कुंडली में स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे ऐसे उपाय करने की जिससे आपका स्वास्थ्य थोड़ा बेहतर हो सके। एक पन्ना बनवा करके अगर आप पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बिल्कुल, तो ये आपके सवाल जो हम बीच बीच में शो में ले रहे हैं ताकि आपकी जो शंकाएं हैं वो भी हम दूर कर सकें। और हम बात कर रहे थे राशियों की कि राशियों के हिसाब से उनका वैवाहिक जीवन कैसा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, कर्क राशि की बात करते हैं। जी, कर्क राशि। कर्क राशि अर्पिता बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल और बहुत ज्यादा भावुक राशि है। अगर हम कर्क वालों की बात करें तो कर्क राशि वालों का वैवाहिक जीवन सामान्यतः बहुत अच्छा नहीं होता। सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव का स्वामी भी है, शनि। इसीलिए इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं होता। अक्सर जीवन साथी के साथ इनके विचार मैच नहीं करते, और विचार मैच नहीं करते, इससे भी ज्यादा यह है कि सोच बिल्कुल अलग अलग होती है। एक रास्ते पर कभी इनका मन जाता ही नहीं है, यानी वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं होता।
और भावनाओं के स्तर पे, इमोशंस के स्तर पे इनको हमेशा समस्या होती है। इनको लगता है कि जितनी देखभाल मेरे पति को करनी चाहिए या जितनी देखभाल मेरी पत्नी को करनी चाहिए वो तो करती ही नहीं है, वो तो देखती ही नहीं है, वो तो ध्यान देता ही नहीं है। ये एक बड़ा इनके मन में हमेशा एक शिकायत रहती है अपने वैवाहिक जीवन से कि मैंने विवाह क्यों किया जब मुझे जीवन में कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। इसलिए इनका वैवाहिक जीवन हमेशा अच्छा नहीं होता, नॉर्मली बड़ी मुश्किल से किसी तरह से निभाते हुए चलता है। इनके वैवाहिक जीवन को हम बहुत अच्छा नहीं कह सकते। बिल्कुल। और पंडित जी, एक और सवाल मेरे मन में आ रहा था, हम राशियों पर आगे बात करें। ये जितनी राशियों के बारे में आप बता रहे हैं, तो अगर कुंडली मिलवाने के बाद जब शादी तय होने की बात होती है, तो क्या इन राशियों के हिसाब से ये मान लेना चाहिए कि कर्क वालों के साथ ना की जाए शादी, या मेष वाले के साथ की जाए जिनके साथ वैवाहिक जीवन अच्छा हो? ऐसी स्थिति में अर्पिता क्या करते हैं, जैसे हमें पता है कि भाई कर्क राशि वालों का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है, तो हम ऐसी राशि वाले के साथ शादी करने का प्रयास करेंगे जिसका वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, ताकि दोनों को मिलाकर के जीवन बेहतर चल जाए। अब अगर हम कर्क राशि वाले की शादी कर्क राशि वाले से ही कर दें तो दोनों का मेंटल लेवल सेंसिटिव होगा, दोनों इमोशनली परेशान होंगे, एक दूसरे को लेके झेलने जैसी स्थिति बन जाएगी। तो कुंडली मिलाने का उद्देश्य यही होता है कि जो आपकी राशि की कमियां हैं या जिस तरह की आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं उसे कैसे रोका जाए दूसरी राशि की सहायता से। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सिंह राशि की बात करते हैं पंडित जी। बिल्कुल। अगर हम सिंह राशि की बात करें तो बड़ी डोमिनेटिंग पॉजिटिव राशि है और प्रेम और विवाह के मामले में ठीक ठीक मानेंगे इनको। इनका वैवाहिक जीवन शुरू में खराब होता है। नॉर्मली सिंह वाले शुरुआत में इतने पॉजिटिव होते हैं अपने पति या पत्नी को लेकर और इतना शासन करना चाहते हैं कि एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है। इनका वैवाहिक जीवन शुरू में खराब होता है, लेकिन आगे चलकर ये धीरे धीरे ठीक होता चला जाता है। इनका जीवन साथी शुरू में इनके साथ बिल्कुल तालमेल नहीं बैठा था। शुरू में इनके जीवन साथी को इनके बात, इनके व्यवहार, इनकी हरकतें बिल्कुल समझ में नहीं आती, इसीलिए तालमेल नहीं बन पाता। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, खासतौर से शादी के 2 साल बीतने के बाद सिंह राशि वालों का वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाता है। आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किल यह है कि आप ओवर डोमिनेटिंग हैं। विवाह में शासन नहीं समर्पण होता है, और अगर इस बात को आप समझ लें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। और ये जो हम बता रहे हैं आपको कि आपकी राशि के हिसाब से आप क्या अपने गलतियां कर रहे हैं अपने वैवाहिक जीवन में, उसको वक्त रहते अगर सुधार लें तो एक अच्छा जीवन आप आगे जी पाएंगे। अब आगे बढ़ रहे हैं, कन्या राशि की बात करते हैं पंडित जी। कन्या राशि वालों की बात करें तो इनका वैवाहिक जीवन शुरू में काफी खराब होता है। हालांकि ये बहुत कैलकुलेट करके, बड़ा सोच समझ के, सोच विचार करके शादी करते हैं, लेकिन आम तौर पर शुरुआत में वैवाहिक जीवन इनका चौपट होता है। बाद में धीरे धीरे इनके प्रयासों से ठीक होता है, टाइम लगता है। लेकिन कन्या वालों की मुश्किल क्या है, मटीरियलिस्टिक होते हैं, पैसा, संपत्ति, प्रॉस्पेरिटी देख करके शादी करते हैं, इसलिए जो चीज देखी वो तो मिल जाती है, भावनाएं नहीं मिलती, अटैचमेंट नहीं मिलता, तो इस वजह से इनको थोड़ी तकलीफ होती है। इनका जीवन साथी इनसे प्रेम तो बहुत करता है, लेकिन इनको समय नहीं दे पाता, क्योंकि वो व्यस्त है अपने काम में, अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में। इसलिए जो पति पत्नी के बीच की एक बॉन्डिंग है उसको बनने में बड़ा समय लगता है। और कन्या वाले कभी कभी आके ऐसे भी हो जाते हैं कि ठीक है, इनके पास भी समय नहीं तो मेरे पास भी समय नहीं, मैं अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। विवाह चलता रहता है, लेकिन दोनों अपने अपने लेवल पर जीवन जीते रहते हैं। कन्या वालों को मैं कहूंगा कि शादी भावनाओं और प्रेम से की जाती है, कैलकुलेशन से नहीं की जाती। तो सोच समझकर अगर आप विवाह करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। और आगे हम राशियों पर बात करें पंडित जी, लेकिन इस वक्त समय हो चुका है अगले सवाल का। अगला प्रश्न हमें सीमा जी ने लिखा है। सीमा जी हमें प्रयागराज से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 10 फरवरी 1973, 1973। जन्म का समय दोपहर में 2:15 और जन्म का स्थान है वाराणसी।
मेल लिखती हैं प्रयागराज से। सीमा जी लिख रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य पिछले 1 वर्ष से अच्छा नहीं चल रहा है और छोटी छोटी समस्याएं मेरे साथ लगातार बनी हुई हैं। मेरे स्वास्थ्य में सुधार कब तक होगा और मैं अपना एक बड़ा और बेहतर मकान बनवाना चाहती हूं, वो कब तक बनवा पाऊंगी। सीमा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके स्वास्थ्य की जो समस्या है वो ज्यादातर डाइजेशन से, पेट से जुड़ी हुई है। तो डाइजेशन का ध्यान दीजिए, डॉक्टर का परामर्श मानिए और स्वास्थ्य को लेकर फरवरी 2024 तक सावधानी रखिए, क्योंकि डाइजेशन को लेकर, लिवर को लेकर के थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको हो सकती हैं। क्या उपाय किया जाए? एक तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर, और सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जो नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहती हैं, नया मकान बनाना चाहती हैं, उसके लिए साल 2025 में कोशिश करिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। बिल्कुल, तो ये सवाल आपके बीच बीच में हम अपने कार्यक्रम में ले रहे हैं और राशियों पर भी हम बात कर रहे थे। अभी तक हमने जिन राशियों के बारे में बात की, किस तरीके से उन्हें अपनी राशि को बेहतर बनाना है, तालमेल बनाना है, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। आगे अगली राशि का रुख करते हैं, तुला राशि पर लीजिए। जी, तुला राशि। देखिए, तुला राशि जो है वो बड़ी जेनरस, बड़ी उदार राशि है और ज्यादातर लोगों की सहायता करने में भरोसा भी रखते हैं तुला वाले, लेकिन इनका वैवाहिक जीवन नॉर्मली बहुत अच्छा नहीं होता। ये भटकते रहते हैं, इधर उधर प्रेम इनको होता रहता है, या इधर उधर भटक जाते हैं इनके चक्कर में, उनके चक्कर में, या ये चाहते हैं कि मेरे ऊपर कोई दबाव ना हो, मेरे ऊपर कोई बंधन ना हो। इस स्वतंत्र रहने की आदत से भी इनको समस्या होती है। इनका जीवन साथी आम तौर पर चीजों के साथ अच्छा तालमेल बैठा लेता है। तुला वालों को जो जीवन साथी मिलता है, जो पति मिलता है या जो पत्नी मिलती है, वो आम तौर पर अच्छी होती है। वो हर स्थिति परिस्थिति में एडजस्टमेंट कर लेती है, तो जीवन बेहतर तरीके से चल जाता है। लेकिन तुला वालों को अपने वैवाहिक जीवन में थोड़ा ईमानदार रहने की जरूरत है। आपके वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे का प्रवेश न हो, इसका ध्यान बनाए रखना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो अपने वैवाहिक जीवन को कैसे अच्छा रखें, ये सारे करने का प्रयत्न करने की जरूरत वो आपकी ही है और हर इंसान को वो बनाए रखने की जरूरत है। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं पंडित जी। वृश्चिक राशि वालों की अगर बात करें तो वृश्चिक चंद्रमा की सबसे कमजोर राशि है। वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं, इनका वैवाहिक जीवन औसत होता है, एवरेज होता है। ये और इनका जीवन साथी अपने अपने में व्यस्त रहते हैं। ये अपने करियर में व्यस्त हैं, अपने काम धंधों में व्यस्त हैं और इनके जीवन साथी को इनके लिए समय नहीं है, इनको अपने जीवन साथी के लिए समय नहीं है। रहेंगे साथ में, एक ही घर में रहेंगे, लेकिन जो एक अटैचमेंट होना चाहिए आपस में, वो आमतौर पे वृश्चिक वालों को नहीं होता है। कुल मिला के जीवन इनका ठीक ठाक चल जाता है, लेकिन अक्सर वृश्चिक वालों के साथ 2 शादियों की संभावना, या विवाह में पत्नी को छोड़ दिया, पति को छोड़ दिया, या बिल्कुल एडजस्टमेंट नहीं हो पाया, डिवोर्स नहीं हुआ, फिर भी अलग अलग रहते हैं। इस तरह की जो पॉसिबिलिटी है वो वृश्चिक वालों के जीवन में थोड़ी ज्यादा होती है। और दोष केवल एक पक्ष का नहीं है, वृश्चिक वालों का जो जीवन साथी भी होता है वो आमतौर पर उनको समय नहीं देता, वो उनको समय नहीं देते, और इस वजह से साथ में रहने के बावजूद भी लंबे समय तक जो सेपरेशन है, जो अलगाव है, वो इनको झेलना पड़ता है। बिल्कुल, अब धनु राशि की पर बात कर लेते हैं। धनु राशि वाले, उनके जीवन साथी कैसे होते हैं? धनु राशि की अगर बात करें अर्पिता, बृहस्पति की राशि है और बहुत मजबूत राशि इसको ज्योतिष में हम मानते हैं। इनका वैवाहिक जीवन आम तौर पर अच्छा होता है, उत्तम होता है। हालांकि जीवन साथी के साथ इनके विचार कभी नहीं मिलते। धनु वाले बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, लेकिन जीवन साथी इनके साथ मेंटली जुड़ नहीं पाता, विचार नहीं मिल पाते। फिर भी इनका वैवाहिक जीवन बहुत बढ़िया चलता है, इनके एडजस्टमेंट बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए धनु वालों का वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहता है।
धनु राशि का मतलब जिसके हाथ में धनुष हो, यानी हमेशा युद्ध करने को या एग्रेशन में तैयार। तो अगर आपकी राशि धनु है तो थोड़ा सा अपने एग्रेशन को कम करिए, क्रोध मत करिए, छोटी छोटी बातों को मुद्दा मत बनाइए और झगड़ा मत करिए। अगर आप एग्रेशन को अपने कम कर लें, आपकी राशि धनु है, तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। बिल्कुल, और राशियों के हिसाब से हम ये जानकारी तो दे ही रहे थे, लेकिन अब वक्त हो चला है अगले सवाल का पंडित जी। जी, अगला जो प्रश्न है वो निशांत जी ने हमें लिखा है, और निशांत जी हमें चंडीगढ़ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 नवंबर 1993। जन्म का समय है 6:15 सवेरे। जन्म स्थान है चंडीगढ़। और ये प्रश्न पूछ रहे हैं निशांत जी कि मैं विदेश जाकर के परमानेंटली सेटल होना चाहता हूं, मेरे विदेश जाने की, परमानेंटली सेटल होने की संभावना क्या है? निशांत जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप विदेश जाने के सिलसिले में जो भी प्रयास करना चाहते हैं वो इस साल के अक्टूबर के बाद करिएगा। अगर अक्टूबर के बाद आप कोशिश करते हैं, आप विदेश जा पाएंगे और विदेश में जाकर के सेटल भी हो सकते हैं। हालांकि उस सेटलमेंट की पूरी संभावना 2025 में बनती है, लेकिन इस साल के अक्टूबर से अगले साल के अप्रैल के बीच में आप विदेश जा सकते हैं कोई अच्छी नौकरी करने के लिए। आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन का मामला बहुत अच्छा नहीं है, तो जब भी आप विवाह करें कुंडली मिला करके सोच समझकर निर्णय लेकर के विवाह करिएगा, क्योंकि वहां पर थोड़ी दिक्कतें आपको हो सकती हैं। एक बेहतर करियर के लिए और बेहतर जीवन के लिए एक ओपल बनवा के पहन लें 12 से 14 रत्ती का, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। बिल्कुल, तो ये सवाल हमने लिए। अब हम आगे फिर राशियों का रुख कर लेते हैं और अब बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, जो है मकर राशि। जी, मकर राशि। देखिए, मकर राशि वालों का वैवाहिक जीवन एवरेज होता है, औसत होता है। बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत बुरा भी नहीं, लेकिन फिर भी हम इसकी मार्किंग ठीक करेंगे। शुरुआत में अगर इनिशियली देखें तो मकर वालों की जब शादी होती है तो शुरुआत में कभी कभी शादी टूटने की नौबत भी आ जाती है, लेकिन वो केवल शुरुआत में होता है। अगर शादी के बाद पहला साल निभा लिया आपने तो बाकी बहुत बढ़िया है। आपका जीवन साथी समझदार भी होता है और सेंसिटिव भी होता है, और वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुला के बढ़िया चलता है। तो वैवाहिक जीवन में सामान्यतः मकर वालों की क्या दिक्कत होती है? मकर वालों की दिक्कत यह है कि ये भी अपने वैवाहिक जीवन में डोमिनेंस का प्रयास करते हैं, शासन का प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आती हैं। अन्यथा सामान्यतः इनको अच्छा जीवन साथी मिलता है, अच्छी तरह से निभाता है, अच्छी तरह से चलाता है, और वैवाहिक जीवन कुल मिला के बढ़िया रहता है। बिल्कुल, और अब आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि पर बात करते हैं। फिलॉसफी की राशि है कुंभ राशि, इंटेलिजेंस की राशि है। तो ज्यादा जो फिलोसफिकल होते हैं या दार्शनिक होते हैं वहां प्रॉब्लम आना ज्यादा होता है। अगर हम कुंभ वालों की बात करें तो इनका वैवाहिक जीवन आम तौर पर बहुत अच्छा नहीं होता। प्रेम करते हैं अपने जीवन साथी के साथ, अपने पत्नी या पति के साथ, लेकिन वैवाहिक जीवन में तालमेल का जबरदस्त अभाव होता है। तालमेल की दिक्कतें बहुत ज्यादा होती हैं, और कभी कभी इनके जीवन में शादी किसी और से करते हैं और जुड़ाव कहीं और हो जाता है। इस चक्कर में भी दिक्कत होती है। कुंभ वाले प्रैक्टिकल लाइफ जीना नहीं चाहते, ज्यादातर फिलॉसफी में, आध्यात्म में रहने का प्रयास करते हैं, और जिस वजह से जीवन साथी के साथ इनको दिक्कतें पैदा होती हैं। थोड़ा सा अपने मन वाले पार्ट को ठीक करें, सामान्य जीवन में जीने का प्रयास करें, हर बात को दर्शन में, फिलॉसफी में न ले जाएं तो बढ़िया होगा। वैसे कुंभ वालों को एक ऐसा जीवन साथी मिलता है जो जीवन में उनकी देखभाल बहुत करता है, उनको सपोर्ट बहुत करता है। अब विचार नहीं मिलते हैं तो थोड़ा सा इनको उतर करके नीचे अपने विचारों को मिलाने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, और कैसे तालमेल बैठाया जा सकता है वो भी सोचना चाहिए। मीन राशि की आगे पंडित जी बात करते हैं। बिल्कुल, मीन राशि की अगर बात करें तो मीन राशि को हम ज्योतिष में
सबसे परफेक्ट राशि मानते हैं बहुत सारे मामलों में। और मीन वालों का जो वैवाहिक जीवन है वो सामान्यतः अच्छा होता है। इनका जीवन साथी समझदार भी होता है और ईमानदार भी होता है। अगर इनके वैवाहिक जीवन में दिक्कत होती है तो वो केवल पैसे की वजह से होती है, क्योंकि हो सकता है कि जब जरूरत हो तब पैसा ना हो, जब जीवन साथी को सपोर्ट की आवश्यकता हो तो आप उसका सपोर्ट ना कर पाए। अगर आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी भी ठीक हो और आप सपोर्ट कर सकें तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। मीन वाले स्वयं भी शादी करने में बड़ा समय लेते हैं, बड़ा सोचते विचारते हैं और ज्यादातर अपनी इच्छा से विवाह करते हैं। और इनको जीवन साथी भी बहुत जिम्मेदार, बहुत चीजों को समझने और निभाने वाला मिलता है। इसलिए आमतौर पर मीन राशि वालों का वैवाहिक जीवन बेहतर होता है। बिल्कुल, तो राशि के हिसाब से आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहता है वो हमने आज समझा, और किन किन दिक्कतों का सामना वैवाहिक जीवन में आपको करना पड़ रहा है और उसके समाधान के लिए आपको क्या उपाय करने हैं वो भी आज पंडित जी ने हमको बताया। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आज ये सारी बातें हमसे बताने के लिए, शेयर करने के लिए। फिलहाल देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।